हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गौरव आर्या शो। जैसा कि हमारी रीत है, हम नए नए गेस्ट आपके सामने लाते हैं, उनसे बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में। आज हमारे साथ हैं कर्नल वीएन थापर। सर को कौन नहीं जानता, टेलीविजन पे अक्सर आते हैं, लेकिन सर की कहानी क्या है? सर की कहानी क्या है, उन्होंने किया क्या जीवन में, किस परिवार से वो ताल्लुक़ रखते हैं, आइए जरा इनसे बात करते हैं। सर जय हिंद सर, वेरी वार्म वेलकम टू अवर शो। बहुत खुश हूँ आपकी शो पे आने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज फॉर अस। जी सर, आपका सफर कहाँ पे शुरू हुआ फौज पे, एंड व्हिच ईयर वर यू कमीशन्ड सर? फौज में तो मेरा सफ़र बचपन से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेरे पिताजी भी फौज में ही थे। अच्छा सर। मेरे दादाजी भी फौज में ही थे और मतलब 4 पुश्तें हमारी फौज में थी। अच्छा सर। तो इसलिए जो मेरा सैनिक जीवन है वो तो बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। गन्स, राइफल्स, ये वो सब उनका शौक़ बचपन से ही था। ठीक मेरा आर्मी करियर तब हुआ जब मैं 15 साल की उम्र में नेशनल डिफेंस एकेडमी में चला गया था। यू 15 सर? 15 साल, छोटे थे उस वक़्त, लेकिन उमंगें इतनी ज़्यादा थी, खुशी इतनी ज़्यादा थी, हमें बिल्कुल नहीं पता लगा कि हम कैसे एक ट्रंक और एक बिस्तरा अपने सिर पे उठा के चल दिए। उस वक़्त हम भाखड़ा नंगल में रहते थे, जो कि सतलुज रिवर के पर है और बहुत खूबसूरत जगह, अत्यंत ही खूबसूरत जगह है। और वहाँ से मैं खड़कवासला चला गया। ये कौन सा सन की बात है सर? 1952। 1952? जी। 1952 यू वेंट टू खड़कवासला सर? हमारी विंटेज के बहुत थोड़े लोग रह गए हैं सर। असल में क्या है कि हमारी फैमिली जो है, क्योंकि मेरे दादाजी वो सेना में ही थे जी, तो उन्होंने अपना जो हमारा रेजिडेंस था वो लाहौर में था। अच्छा, ओरिजिनली लाहौर के हैं? लाहौर के हैं जी। तो लाहौर में जब ये दंगे फसाद वगैरह इट वाज बिल्डिंग अप, बढ़ रहा था, तो क्योंकि हमारे पास हमारा पुश्तैनी घर जो था वो लुधियाना में था। वी बिलोंग टू दैट दोआबा रीजन ऑफ लुधियाना एंड जलंधर। तो उन्होंने ये समझा कि फैमिली को, परिवार को वहाँ भेज दिया जाए। हम आ गए। एक साइड वो है छोटी सी बात कि मेरा जो कज़न है एयरफोर्स में, उसका जन्म पेशावर हवाई अड्डे पे हुआ। अच्छा सर। तो आप सोच लीजिए किस कश्मकश से हम इस तरफ आए थे। उस वक़्त बहुत खून खराबा हो रहा था सर। लेकिन क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे एक सीन याद है, कई सीन याद है। 5 साल का था मैं, तो हमारी सड़क थी हमारे घर के आगे, वहाँ पे दंगे हो रहे थे। तो दूर आर्मी की एक गाड़ी आई, उन्होंने 2 या 3 गोलियां हवा में चलाई और सारा उधर शांत हो गया। कहने का मतलब है कि अगर हम फर्म एफर्मेटिव एक्शन लें तो वो सब ठीक हो जाता है सर। तो इस तरह से इस दौर में से गुजर कर हम आ गए। फिर मैं चला गया नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए के दिन कैसे थे सर? एनडीए के दिन? जी। अरे वो दिन रवां हुए जब सब कुछ खूबसूरत था। वो दिन दोबारा नहीं आ सकते और जो भी एनडीए से गुजर गया एक बार, उसका वो एक तरह से घर ही बन जाता है, चाहे वो जाए या न जाए। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो कोर्समेट थे, हमने सब ने हमारा आज से 10 साल पहले एनडीए में ही अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की। मस्ट हैव बीन गुड ओल्ड मेमोरीज सर। बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा सर, पहली लड़ाई कौन सी देखी आपने? मैं 1962 में कमीशन हो गया था। अच्छा। आईएमए से, और सिर्फ मात्र 20 दिन से हम इंडो चाइना वॉर मिस कर गए। यू कमीशन्ड आफ्टर द वॉर सर? यस, 20 days आफ्टर। मतलब इतना दुख है उस बात का हमको जी। वो हम नहीं, कि हम भी सब उत्सुक थे जाने के लिए। किसी भी सोल्जर के लिए रहता है ना कि आई शुड सी वॉर वंस इन माय लाइफ टाइम, एक बार तो वो बड़ा अफसोस रहा, लेकिन वो नहीं हो सका। एंड देन 65 सर? 65 में था मेरा 65 का रोल तो बहुत ज़बरदस्त था। मेरा चीन के साथ मुठभेड़ हुआ था। आप समझेंगे एज ए मिलिट्री हिस्टोरियन, समहाउ जो हमारा एक्शन है
1965 का सर नाथुला जेलप्ला सेबुला वो हिस्ट्री में अपीयर ही नहीं होता। क्यों नहीं होता मुझे नहीं पता। पर 67 का तो हमने सुना है सर। 67 का तो हमारे बाद हुआ था। यस सर। क्योंकि क्या होता है कि हिस्ट्री में जब भी मिलिट्री हिस्ट्री दोहराई जाती है किसी भी, चाहे वो ढोकलाम इशू हो या जो भी अभी अरुणाचल में हुआ, तो वो फिर नरेट क्या करते हैं 62 और उसके बाद में 67। बीच में ये युद्ध हुआ था जहाँ मुझे वीर चक्र के लिए डाला गया था, मेरे जवान को सेना मेडल मिला, मेरे जेसीओ को भी डेकोरेशन मिली छोटी मोटी, 4 पैरा थी हमारे साथ, उनको भी डेकोरेशन मिली, और हमारी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। लेकिन वो कैसे स्किप कर दिया, क्यों स्किप कर दिया, क्या कंसिडरेशंस थी कि हिस्ट्री में द नेशन डज नॉट नो दैट इन 1965 द नेशन डजंट नो कि 65 में भी स्कर्मिश हुई थी चाइनीज के साथ। स्कर्मिश अच्छी हुई थी सर। हमारे साथ वाला जो जेलपला था वहाँ तो कई जवान मारे गए थे और बड़ी बुरी तरह से उन्होंने ट्रीट किया उनको। तो ये आप एक फुटनोट बड़ी बड़ी हिस्ट्रीज में देखेंगे छोटा सा जी कि याक और शीप का इंसिडेंट 65 में हुआ था। टेंशन हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच में, और ख़त्म। ये नहीं कहते कि बाउंड्री इशू वॉज अलाइव एट दैट टाइम। अच्छा सर, एक बात बताइए सर, फिर 71 में 71 में मैं बांग्लादेश में था। यू वेंट टू बांग्लादेश? बांग्लादेश, हाँ। अच्छा। अभी तो मैंने किताब लिख दी है सर। अभी बीमार होने की वजह से उसको पूरी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन किताब लिख दी है क्योंकि वो पहलू मैंने उजागर करने की कोशिश की है जो कि पब्लिक के सामने आता ही नहीं है कभी, कि पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन के पीछे क्या किया। अच्छा सर। सिविलियंस के साथ और लोगों के साथ कैसे उनकी आर्मी ने क्या क्या किया, वो एक पहलू है जो छुप गया है लोगों से, तो उसको दर्शाने की कोशिश की है। तो सब आपकी तो 71 तक तो आपकी ठीक ठाक सर्विस हो गई होगी सर? जी, मेजर था मैं। मेजर थे सर? हाँ। यंग मेजर सर, हाँ, 12-13 साल की नौकरी, हाँ। समथिंग लाइक दैट सर। हाँ 10 साल की इनफैक्ट। जी जी। तो उस वक्त सर क्या आपकी मेमोरीज हैं जब सरेंडर हुआ ढाका में? देखिए, जिस दिन सरेंडर हुआ उस दिन मेन सरेंडर ढाका में हुआ था, जहाँ पे हमारे आर्मी कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा और बाकी सारी कोर कमांडर वगैरह वहाँ थे, और नियाजी जनरल नियाजी। बाकी कैंटोनमेंट्स में भी हुआ था, और 4500 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने हथियार चिटगांव में समर्पण। स्मॉल लिटिल सरेंडर्स ऑल ओवर सर, मतलब थोड़े हर एक कैंटोनमेंट में जहाँ जाते वहाँ पे ये इस तरह से, कहीं पे 6000, कहीं पे 8000, और चिटगांव एक बड़ा कैंटोनमेंट था, वहाँ पे नफरी काफ़ी सरेंडर की थी, और वो जो है सेरेमनी वो मेरे दिल में पूरी तरह से याद है। यू रिमेंबर? बिल्कुल। किस तरीके से आए, किस तरीके से हथियार डाले सर? देखिए, वो सारे के सारे पहले हमने इकट्ठे किए नेवल बेस में, चिटगांव में एक उनकी नेवल बेस थी बहुत अच्छी, उसमें इकट्ठे किए। फिर वहाँ से एक कन्वॉय बना के ले गए, और वहाँ पे थे, मैं जो था उस टाइम पे अटैच था विद 2 राजपूत, पुरानी पलटन है बड़ी ज़बरदस्त, काली 2 राजपूत, और वो जनरल वी के सिंह उसी पलटन के थे, और वो मेरे स्टूडेंट थे। अच्छा सर। वायु विंग में वो मेरे स्टूडेंट थे और मेरे फेवरेट स्टूडेंट थे। अच्छा, जनरल वी के सर? जनरल वी के अभी भी कभी भी मिलते हैं तो वो याद दिलाते हैं, और वो फिर मेरे को, हम उनके पलटन के, ये 3 डोगरा और 2 राजपूत, ये उन्होंने फिर सरेंडर सेरेमनी वहाँ पे की, पूरे लाइन में खड़े किए, 3 लाइन्स, कॉलम ऑफ 3 लाइन्स, हथियार भूमि शस्त्र किए, और उसके बाद में उनको प्रिजनर ऑफ वॉर केज में ले गए। बहुत उसकी याद मेरे पास ताज़ी रहती है हमेशा। बहुत ताज़ा है सर। अच्छा सर, 4 जनरेशन आपने बोला? जी। 4th जनरेशन वाज योर सन? यस, 4th। वही तो मैं कह रहा था, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, आप, और आपका बेटा। जो मैं मिस कर गया, ही सॉ, जो मैं मिस कर गया 20 दिन जी, वो विजयंत ने पूरा कर दिया कारगिल की लड़ाई में। सर कैप्टन विजयंत की क्या कहानी है? मतलब हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे,
What is his story? Like he was with two Rajrev, sir? ही वॉज विद टू राजर, Sir. दो राजपुताना राइफल्स में थे। Sir. और उनकी कहानी मैंने वैसे तो ये इस किताब में लिख दी है, Yes, sir. विजयंत एट कारगिल। Yes, sir. इसका हिंदी अनुवाद भी है Sir. कारगिल विजयंत में, Sir. विजयंत कारगिल में। Sir. और वैसे मैं एक कॉमिक भी लाया हूँ। Sir. और ये जो चिट्ठी है सर, ये तो मैंने वहां पे भी देखी थी सर। ये 14 कोर के जो मेमोरियल है सर, 14 कोर का लेह में। हाँ। आई सॉ इन विच ही सेड दैट बाय द टाइम यू रिसीव Yes, दिस लेटर आई विल बी विद द yes. अप्सराज। वो मैंने पढ़ी और थी। मेरा जवाब भी है। वो एक्शन क्या हुआ था सर जिसमें? टोलोलिंग का यस सर, हाँ, जिसमें एक्शन कि के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं सर, मैं वो जानना चाहता हूँ सर जो उनका उस समय, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ सर क्योंकि मेरे जो एकेडमी के सीनियर थे वो भी उसी यूनिट के थे सर। हाँ। मेजर पद्मपानी आचार्य पद्मपानी सर। आचार्य उनके कंपनी कमांडर थे। हाँ सर, आर्ची सर, आर्ची सर वाज देयर। आर्ची उनके कंपनी कमांडर थे। सर। और वो कैसे, हिंदी में उसकी क्या अनुवाद होगा सर। कि इनसेपरेबल कपल थे वो दोनों, जी। क्योंकि विजयंत उनको बिल्कुल अपना मेंटर, हीरो और प्यार से ताऊ जी कहता था। उनकी मुछें भी ऐसी थी ना सर, आर्ची सर की, ताऊ जी टाइप की। ताऊ एकेडमी में इतनी बड़ी बड़ी मुछें थी उनकी। हाँ ताऊ तो ताऊ उसके साथ बड़ा प्यार था। और दे वर मेड फॉर ईच अदर, बने ही एक दूसरे के लिए थे। और जोड़ी भी ऐसे भगवान ने बनाई, एक तो खूंखार और दूसरा डबल खूंखार। सर। तो मतलब हर समय वो एक्शन के लिए तैयार थे, सर। एक्शन दे वांटेड। तो सबसे उनका दुख, जो उनका इस दौरान जो उनका बुरा लगने वाली बात थी कि उनकी कंपनी को असॉल्ट में हिस्सा नहीं मिला। अल्फा कंपनी और ब्रावो कंपनी जो थे, दो कंपनियां रिजर्व में रख दी, और जो असॉल्टिंग कंपनी थी विवेक गुप्ता और मोहित सक्सेना, ये दोनों असॉल्टिंग कंपनी में थे। उनको बड़ा गुस्सा आया इस बात का। सर। और वो गुस्सा किस पे निकालेंगे वहाँ पे? आर्ची पे। ये क्या है, हम रिजर्व में क्यों हैं, हम क्यों नहीं लड़ाई? फिर उनको आर्ची ने समझाया कि देखो ये लड़ाई है, लड़ाई में क्या करवट लेता है Nobody knows. वो किसी को मालूम नहीं है। और वही बात हुई, जब लड़ाई हो गई तो रविंद्रनाथ जो उनके सीए थे, उन्होंने कुछ तरतीब बनाई ऐसी कि दुश्मन झांसे में आ गया। उसने सोचा कि मोहित सक्सेना की तरफ से मेन अटैक हो रहा है, जबकि मेन अटैक विवेक गुप्ता कर रहे थे। तो उन्होंने अपने बड़े हथियार और कुछ नफरी इस तरफ कर दी, वेस्ट की तरफ, और उनका अटैक चला गया। सक्सेसफुल, फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक असॉल्ट इन द कारगिल वॉर, सर। फर्स्ट। और फिर वही बात हुई, वो इस तरफ ज़्यादा नफरी होने की वजह से, ज़्यादा ताकत होने की वजह से थोड़ा सा मोहित सक्सेना का थोड़ा सा रुक गया वहाँ पे। अब फैसला उन्होंने किया, रविंद्रनाथ ने एकदम डिसीजन लिया टू लॉन्च द रिजर्व्स। और विजयंत जो मौके को समझ रहा था मेरे हाथ से निकल गया, मेरे को मौका ही नहीं मिला, वो उनको मिल गया। तो उन्होंने एक पाकिस्तानी पोस्ट, बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट थी, मैं हर साल जाता हूँ वहाँ जी। वो पोस्ट का नाम है बर्बाद बंकर। फिर उसके ऊपर उन्होंने धावा किया, उसकी पूरी डिटेल में है जी। क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। हालांकि जनरल मोहिंदर पुरी इस किताब में लिखते हैं जी जी कि मैंने उनको कहा था कि अब आज का जितना लड़ना था लड़ लिया, अभी हम इसको कल को कर लेंगे। लेकिन रविंद्रनाथ ने फैसला कर लिया कि क्यों कल पर छोड़िए है बात, अभी ख़त्म कर देते हैं, रिजर्व डाले और ख़त्म हुआ। तो उन्होंने कहा मैं इतना खुश हुआ कि जब मैं वहाँ से अपने कमांड पोस्ट में पहुँचा तो मुझे खबर मिल गई कि टोलोलिंग जीत लिया हमने। इट इलेक्ट्रीफाइड द नेशन, द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कारगिल इलेक्ट्रीफाइड द नेशन, क्योंकि उस समय तक हमें एक भी विजय प्राप्त नहीं हुई थी कारगिल की लड़ाई में। तो उसके बाद में एक तरह से दुश्मन की कमर टूट गई, और एक के बाद उनकी पोस्ट गिरने लगी, क्योंकि उसके बाद में विक्रम बत्रा चले गए 5140 के ऊपर जी। उन्होंने अटैक किया और वो भी जीत लिया। तो इस तरह से है। लेकिन जो मैं आपको कहानी सुनाना मांगता हूँ वो है दूसरे अटैक की। 20 दिन के बाद ही
उन्हें एक और टास्क मिला, नौल नाम की भयंकर पहाड़ी को कैप्चर करना था। उस अटैक में विजयंत को लीडिंग कंपनी और हमले को लीड करना था। तो वो एक बहुत घमासान सी वो है पहाड़ी, बड़ी 16,000 फुट पे, बहुत ही, वो ज़्यादा चर्चा में नहीं आई क्योंकि मीडिया वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। 14 किलोमीटर जाना, तो उस सड़क के किनारे किनारे जो एक्शन हुए मीडिया ने अच्छी तरह कवर किए, तो वो उतना लाइमलाइट में नहीं आया। लेकिन वो एक, मेरे ख्याल से, मेरी असेसमेंट में, वो लड़ाई कारगिल युद्ध की एक खूंखार लड़ाई थी। 3 अफसर उस रात को वीरगति को प्राप्त हुए जी। 3 अफसर घायल हुए, 10 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और लगभग 62 जवान इंजर्ड हुए, वुंडेड विद बुलेट वुंडेड। जी। इतनी भयानक इंटेंस फाइटिंग हुई। हमले से पहले एक फॉर्मेशन बनाते हैं, तरतीब बनाते हैं हमले की, वो माउंटेन्स में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जैसे ही ये लोग अपने फॉर्मिंग अप प्लेस जहाँ पे उन्होंने वो फॉर्मेशन ली अटैक की, वहाँ गए तो बड़ी घमासान आर्टिलरी फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से। हमारी तरफ से 110 तोपें फायर कर रही थी। तो आप देख लीजिए, छोटी सी जगह, उसके ऊपर 110 तोपें फायर कर रही हैं। और पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहने वाले थे, उन्होंने भी उतनी इंटेंसिटी से फायर की। इस इन्फर्नो में से, इस आग के दरिया में से विजयंत को, जिसकी उम्र सिर्फ 22 वर्ष थी और 6 महीने की भी सर्विस नहीं हुई थी, अच्छा, वो उनको जाना था। वो खुश थे जाने के लिए, बहुत जोश था, पलटन में बहुत जोश था, विजयंत में तो डबल जोश था सबसे। तो जैसे ही वो उन्होंने हमले की तरतीब बनाई, इत्तेफाक से वो पाकिस्तानी एक गोला वहाँ पे गिरा और उनमें सबसे पहले मरने वाला जो था टू राजरिफ का, वो उनका बडी था। और जब उन्होंने उसको देखा तो वो एकदम स्टन हो गए कि अरे जगमल सिंह तो मारा गया, और उन्होंने जगमल सिंह किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और वो स्टन होकर उनको देख रहे थे। तब पीछे से सूबेदार साहब आए उनके, उन्होंने एक मारा उनके पीठ पे कि क्या कर रहे हो आप, ये सब करने का टाइम नहीं है, आगे जाना है, चलिए आप। फिर उन्होंने सारी जितनी कैजुअल्टीज़ थी उनको उठाया, सेफ जगह पे रखा और वो उन्होंने अपना प्लान बदली कर दिया। ये सारी कार्रवाई जो है, रविंद्रनाथ साहब, कर्नल साहब जो उनके सीओ साहब थे, वो अपनी पोस्ट से देख रहे थे और उन्होंने सोचा विजयंत तो अब हिस्सा नहीं ले सकता इस लड़ाई में। लेकिन विजयंत के प्लान कुछ अलग ही थे। उन्होंने अपना प्लान चेंज किया थोड़ा सा। जितने भी आदमी मिले उनको, 19 आदमी मिले, उनको लेके वो टोलोलिंग नाले से होते हुए दुश्मन के पीछे निकल गए। अब यंग ऑफिसर थे बिल्कुल, ये नहीं पता कि दुश्मन के पीछे जाने का कितना बड़ा एडवांटेज होता है। फिर वो उधर से आगे आए कि नहीं, मैं तो अपनी कंपनी के साथ हमले में हिस्सा लूँगा। इन द मीन टाइम हिज कंपनी कमांडर, उनके जो कंपनी कमांडर थे, कर्नल मेजर आचार्य आर्ची, he was killed with a grenade and he died. Now the senior JCO knew कि विजयंत को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। उसने बता दिया था सबको कि ये बात नहीं पता लगनी चाहिए साहब को, बट वो रिक्रूट था, उसको 2 बार धक्का मारा, कहाँ है कंपनी कमांडर, कहाँ है सब, वो तो ख़त्म हो गए। ओह, इट वॉज लाइक अ स्टोन दैट हैड हिट हिम ऑन द हेड। पत्थर जैसे लग गया उनको ये खबर सुन के, और वो आग बबूले हो गए, जो कि एक्सपेक्टेड था। उसके बाद उन्होंने अपने जवान लिए और वो चल दिए आखिरी बंकर की तरफ। तब रविंद्रनाथ ने उनको कहा कि सुनो रॉबिन प्यार से रॉबिन बोलते थे जी, अब हम दुश्मन के को घेर लिया हमने, अब हम ये बच के नहीं जा सकता, तो अब तुम सिर्फ 50 मीटर वापस आ जाओ और थोड़ा नीचे हो जाओ क्रेस्ट से, और बाकी कल को सुबह देख लेंगे इनको हम। तब उन्होंने बोला कि सर सुनिए मेरी बात, हमारे 8 आदमी हो गए शहीद और इतने आदमी हो गए घायल यहाँ आने के लिए,
अब अगर मैं पीछे गया वो दोबारा आ जाएंगे, फिर उतने ही आदमी हमें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे इन्हें। मैं नहीं आने वाला। आखिरी बात जो उन्होंने की टू हिज सीओ सर। टू हिज सीओ, सर मैं नहीं पीछे हटने वाला। जी। फिर उनका पाकिस्तानियों के साथ बड़ा 15 मीटर पे तो थे पाकिस्तानी, 15 मीटर पे, तो उन्होंने आपस में गाली गलौज खूब अच्छी तरह, मतलब वो भी पंजाबी अपने लगे हुए थे और कह रहे थे कि काफिरों भाग जाओ, तुम क्या लड़ोगे हमारे साथ। और ये कह रहे थे कि जो मुझे बताया गया है कि ओ फलाने, तुम्हारा तो अब यहाँ से निकलने का भी टाइम ख़त्म हो गया, तुम यहाँ से तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। और 15 मीटर, आप तो इन्फेंट्री के अफसर रहे हो जी। 15 मीटर तो आप आराम से ग्रेनेड फेंक सकते, हाँ हाँ सर। लेकिन वो बंकर के अंदर थे, तो ये ग्रेनेड भी आ रहे थे, आर्टिलरी शेलिंग भी हो रही थी, आसमान में एयरबस्ट आ रहे थे, मशीन गन की धाराएं, ट्रेसर बुलेट्स जा रहे थे। और उसी दौरान में ये साहब खड़े हुए उधर और उन्होंने फैसला कर लिया कि ये जो बंकर है इसने रोक के रखा हमको, इसको ख़त्म करना है मेरे को। तब उन्होंने थोड़ा सा, पता नहीं भगवान ने उस वक़्त एक वक्फा दे दिया, पाकिस्तानियों की फायरिंग बंद हुई। उन्होंने सोचा कि यही समय है बेस्ट कि मैं जाके पाकिस्तानियों के बंकर पर धावा बोलूँ। एक ही कदम लिया था, एक ही कदम लिया था, तो दूसरी मशीन गन जो पीछे थे 3 थी, उसने फायर शुरू कर दी और वो गोली उनके माथे पर लगी। क्योंकि उतनी छोटी रेंज पर मिस करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं जी। और वो अपने साथी तिलक सिंह, नायक तिलक सिंह की भाव में गिर गए और मेरे ख्याल से स्प्लिट सेकंड में ही वो पृथ्वी को छोड़ के चले गए। जी। मेरे हिसाब से एक फ़ौजी अफसर होने का, फादर तो अलग हूँ, फ़ौजी अफसर होने के हिसाब से मैं सोचता हूँ ऐसी जो एग्ज़िट है, ऐसी जो मृत्यु है, वो बड़े नसीब वाले फ़ौजियों को मिलती है, जबकि उनके हाथ में राइफ़ल है, सामने दुश्मन है और वो गोली खाकर, सिर में गोली या छाती में गोली खाकर अपने साथी की बाहों में गिरते हैं। कईयों को, बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। जी। तो सर जब आपको पता लगा सर, आपको और मैम को पता लगा, आपको तो इमीडिएटली पता लग गया होगा सर, विद इन आवर्स, कि आपको बाद में पता लगा? बाद में पता लगा। बाद में यू हैड नो आइडिया सर? मैं अलवर में था, मैं एक कोर्ट मार्शल कर रहा था। यू आर स्टिल सर्विंग सर? आई वाज ऑन री-एम्प्लॉयमेंट। अच्छा सर। तो मैं कोर्ट मार्शल कर रहा था, तो अब वो भी बता दूं मैं आपको कि भगवान का पता नहीं क्या होता है। मैं अप्रैल में रिटायर हुआ, एंड अप्रैल में, और जून में ये हो गया। जबकि मैं हमेशा समझता था कि मेरे बाद ये मेरी वर्दी पहनेंगे और मेरे जूते पहनेंगे और हमारा सिलसिला जारी रहेगा, अच्छा। लेकिन ये खत्म हो गया। 4 generations committed to duty Yes. towards the nation sir. Yes, we are बड़ी very, बात है सर। very, very proud, very, very happy. Whatever life he lived, सर। he lived, जितनी भी उन्होंने ज़िंदगी जी है, सर। वो बेहद खुश थे। ये वर्दी उनका चमड़ा बन गई थी। बिल्कुल। वर्दी बड़े शौक से पहनते थे अपनी वर्दी, और बड़े शौक से IMA में और उसके बाद जो उनकी पलटन में रहे, वो किस फ़ख्र के साथ उन्होंने वो काटा, मैं जानता। प्योर पैशन सर। पैशन, एब्सोल्यूट पैशन। अच्छा सर, आप एक बात बताइए सर, इतने दिन हो गए, 1999 की बात है, अब हम 2023 में है सर। जी, आजकल दिन कैसे कटते हैं सर? व्हाट डू यू डू? देखिए, मैं जब मैं सेना में था इतना व्यस्त नहीं था जितना अब हूँ। अब ज़्यादा व्यस्त हो गए? जी, और मैं खुश हूँ, जी। क्योंकि जब तक बदन चलता है और जब तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी के लिए कुछ, तो आपको करना चाहिए। जी। जब विजयंत का ये हो गया हादसा, तो मैं और मेरी वाइफ ने बैठ के इस मैटर के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर हमने वो किया सोच विचार। हम इस नतीजे पे पहुँचे कि देखिए, विजयंत का पार्थिव जो भी उसका था शरीर, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसकी स्पिरिट जिंदा है।
तो हमने ये फैसला कर लिया कि हम जाएंगे और सब यूथ को मोटिवेट करेंगे। तो इसी सिलसिले में फिर मैंने ये किताब लिखी बैठ के जी क्योंकि मैं समझता हूँ उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत रहा। जी जो इसके ऊपर कमेंट्स आते हैं मेरे को, बाय द वे मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि विजयंत से प्रेरित होके नव माताओं ने अपने पुत्रों के नाम विजयंत रखे। अरे क्या बात है सर, जी। क्या बात है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 12 जून को इन्होंने टोलोलिंग पर अटैक किया था 1999 में। 2000 के अंदर 12 जून को इनके पलटन का एक अफसर है, उसके यहाँ पे बेटा पैदा हुआ। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा सर मैं अपने बेटे का नाम विजयंत रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या इससे मेरे को इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। अब मैं विजयंत कौशिक की आंखों में विजयंत थापर को देख सकूँगा हमेशा के लिए। तो ये है कहानी एक साइड की। बड़े लोग इनकी कहानी से बड़े प्रेरित हुए हैं, खासकर की जो आखिरी चिट्ठी है जो आपने लेह में पढ़ी। यस सर। उसने तो पूरे देश में एक तरह से सनसनी कर दी है। जी ज़्यादा तो क्या बोलना उसके बारे में, यही बोलूँगा कि जो उन्होंने दूसरी बात कही है ना इस चिट्ठी में, हर एक आदमी, हर एक भारतीय को ये चिट्ठी पढ़नी चाहिए, खासकर कॉलेज और स्कूल के बच्चों को, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त मोटिवेशन का स्रोत है। दूसरा पॉइंट उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मुझे आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई दुख नहीं है अपनी ज़िंदगी खोने का। मरणोपरांत उनका जो दोस्त था कैप्टन तोमर, वो हमारे घर लेके आया था। तो इसमें इन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा है, मुझे कोई शिकवा नहीं है, गम नहीं है अपनी ज़िंदगी खोने का, बल्कि मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगर मुझे दोबारा अगले जन्म में भी इंसान बनाया तो मैं अपनी सेना को ज्वाइन करके लड़ूंगा। अब आप बताइए कितनी क्या स्तर है मोटिवेशन सर। और उस छोटी सी उम्र में इतनी समझ होना सर। हाँ, छोटी सी उम्र में मोटिवेशन कितनी, मोटिवेशन कितनी, देश प्रेम कितना। जी। तो आज के आपके में एपिसोड में मैं यही कहूँगा कि हर एक आदमी को, हर एक इंसान को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो हिंदुस्तान का पानी पीता है, जो हिंदुस्तान की हवा लेता है, जो हिंदुस्तान में बाकी सब करता है, अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ हिंदुस्तान है, होनी चाहिए, क्योंकि आपका भी कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो आज मैं यही बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि आज देखिए, आपने मेरी पूछा मेरे को 62 से क्या हुआ था, बताना चाहूँगा कि आज जिस तरह के तोड़ फोड़ की बातें होती हैं, जिस तरह के देश को थोड़ा सा वो करने की बातें होती हैं, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। इस समय पे जब देश के ऊपर चीन का संकट है, नॉर्थ वेस्ट में चीन का संकट है, नॉर्थ और ईस्ट में चीन का संकट है, वेस्ट में पाकिस्तान का संकट है। पाकिस्तान एक बड़ा रेडिकली मोटिवेटेड देश है, चीन एक आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड देश है। तो हमारे पास एक ही बचा, नेशनलिज्म, भारत की जो स्पिरिट है, भारत को प्रोटेक्ट करने की जो है चेष्टा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसको उसी सिलसिले में मैं बताना चाहता हूँ कि आज जब ऐसी बातें होती हैं, तो 65 में क्या हुआ था, 65 में लोग आते थे हमारे घर के आगे, नेशनल डिफेंस फंड था, लोग हमारे घरों में आते थे, चादरें पकड़ी हुई हैं, 4 आदमियों ने चादरें पकड़, उसमें मेरी माताजी ने अपना जो भी सोना था डाल दिया, ये नहीं पूछा क्या है क्या नहीं, देश की सेना के लिए जा रहा है, दे रहे थे, खुल के दे रहे थे लोग। तो वो स्पिरिट जो है, वो स्पिरिट चाहिए सर, वो चाहिए हमें स्पिरिट। सर हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे नहीं पता थी, एंड ऑल आई कैन से सर थैंक यू फॉर योर सर्विस, एंड यू नो you're the father of a war hero, sir, a national hero. बहुत बड़ी बात है, and we are all very proud of you, sir. We are proud of Robin, and we are proud of your entire family, sir. 4 generations. It is unthinkable, sir.
4 पीढ़ियां वर्दी पहने, तो इट्स अ बिग थिंग सर, बहुत बड़ी बात है। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, वेरी प्राउड ऑफ दैट। एब्सोल्युटली सर, वी ऑल आर। एंड लेट मी टेल यू, जी though I'm now going to be in a few months' time, I'll enter my 82nd year. But should the country need me, my services, जी, I am ready, any form, anywhere. अभी भी तैयार हैं सर। बच्चे कुछ ही जो भी कर सकते हैं देश के लिए वो करेंगे। दोस्तों, आपने देखा कर्नल थापर ने क्या बताया अपने बेटे के बारे में, अपने बारे में, और कहते हैं अंत में कर्नल साहब ये कहते हैं कि मैं 82 साल का होने वाला हूँ कुछ महीने में, लेकिन आज भी अगर माँ भारती पुकारेगी तो माँ भारती का ये बेटा उनकी आवाज़ सुनेगा और ड्यूटी पे जाएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए एपिसोड। मैं जल्दी से एक और गेस्ट लेकर आऊँगा शो पे। हैव अ ग्रेट वीकेंड, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद।